देखो आज हम लोग का कॉमर्स का सेकेंड चैप्टर और सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये चैप्टर का नाम है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो ये चैप्टर में हम लोग ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग स्कोप में एक बार देख लेते हैं। तो स्कोप में क्या है, इसमें व्हाट यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है या डेफिनेशन क्या होता है। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो तुम क्या डेफिनेशन दोगे, अपना हिंदी में बोल सकते हो। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज बिजनेस या व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, तो तुम क्या डेफिनेशन दोगे। और अगर कोई दूसरा का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं हो तो वो बिजनेस नहीं होगा। तो फिर बिजनेस में बी डिफाइंड, एकदम बुकिश लैंग्वेज है कॉमर्स में, क्या है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स वेल्थ को एक्वायर करता है। कैसे, थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के और बेचकर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस। समझ में आ रहा है। तो कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे तुम कुछ प्रोड्यूस करके या एक्सचेंज करके पैसा कमा रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस। विद द मोटिव एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। क्लियर हो गया पॉइंट। ये है हम लोगों का डेफिनेशन, ये तुमको मिल जाएगा एल.एच. हेनी का पेज नंबर 18 एकदम नीचे में देखो, ये वाला डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। चलो अब हम लोग आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये एग्जाम में एकदम फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है कि बिजनेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, ये हम तुम लोग को फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। बिजनेस क्रिएट्स वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी कैसे करके बिजनेस क्रिएट करता है, बिजनेस एक कमोडिटी का फॉर्म को चेंज कर देता है। यूटिलिटी मतलब क्या, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस डालना, उस कोई चीज़ को काम का बनाना, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को एग्जांपल दिए थे, अगर हम तुमको एक बड़ा सा चमड़ा का टुकड़ा दे रहे, तुम्हारा वो कोई काम का है नहीं है, लेकिन जब वही लेदर के पीस से हम तुमको जैकेट बनाकर बेचेंगे, पर्स बना के बेचेंगे, शूज़ बना के बेचेंगे, ग्लव्स बनाकर बेचेंगे, तब तुम उसको खरीदोगे। तो जैकेट भी तुम्हारा चमड़ा ही है और पहले भी जो तुमको दे रहे थे वो चमड़ा ही था, चेंजेस कुछ नहीं आए, उसको हम प्लास्टिक थोड़ी बना दिए, हम बस उस चमड़ा का फॉर्म को चेंज कर दिए। तो इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा होता है प्लेस यूटिलिटी। बिजनेस क्या करता है, गुड्स को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन पहुंचाता है, और इसके जरिए बिजनेस प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। कैसे करके, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में जो सेब उग रहा है, तो क्या सिर्फ कश्मीर का लोग इस सेब खाता है, नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि कश्मीर का सेब सिर्फ कश्मीर का लोग ही खाएगा, कश्मीर में ही मिलेगा, तो उस सेब का क्या ज़्यादा डिमांड रहेगा। लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या करता है, उस सेब को ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर से कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान तक लेकर जाता है, और ये सेब का डिमांड क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बिजनेस क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय ट्रांसफरिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। क्लियर हुआ। तीसरा आता है बिजनेस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। बिजनेस टाइम यूटिलिटी कैसे करके क्रिएट करता है, बिजनेस टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है बाय स्टोरिंग द गुड्स फॉर फ्यूचर यूज, है ना। कंबल, अभी इतना सड़ा गर्मी में किसी को कंबल बेचेगा, तुमको कोई जैकेट बेचेगा, जितना भी अच्छा डिज़ाइन है तुम खरीदोगे क्या,
लेकिन वही जैकेट को उठाकर रख दे और दिसंबर में महीने में तुमको बेचे तो तब तुम खरीदोगे। तो बिजनेस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय स्टोरिंग द गुड्स फॉर फ्यूचर यूज। क्लियर हुआ पॉइंट? तो बिजनेस क्रिएट कैसे, इसमें लिखना क्या है तो हम एक्सप्लेन कर दिए, लिखेंगे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस क्रिएट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी सच एज फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। बिजनेस क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द गुड्स। Business creates place utility by transferring the goods from the place of consumption to the place of production to the place of consumption. Business creates time utility by storing the goods for future use. हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट, समझ में आया? दूसरा में आते हैं डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम ऐसे बैठ के हैं तो ये बिजनेस हुआ। बिजनेस में तुम डीलिंग कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में। हम किस में डील करते हैं? सर्विसेज में। हम तुम लोगों को सामान थोड़ी देते हैं, हम तुम लोगों को सर्विसेज देते हैं, है ना, नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। डील तो कर रहे, डीलिंग तो चल रहा है, पैसा ले रहे, फीस ले रहे, बदले में सर्विस दे रहे। तो डीलिंग चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। तुम लोग आओ यहाँ पे बैठो और हम कुछ नहीं करें और चले जाओ तो कोई आएगा पड़ेगा मेरे पास? नहीं। तो कुछ ना कुछ के ऊपर तो तुमको डील करना होगा ना, या तो गुड्स रहे या तो वो सर्विस रहे। अब कोई भी टाइप का गुड रह सकता है, कंज्यूमर गुड्स रहे या प्रोड्यूसर गुड्स रहे। क्लियर हो गया? तो डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब इन ऑर्डर टू डू बिजनेस एवरी इंटरप्राइज हैज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर्स। क्लियर हो गया? अब जब सर्विसेज में कौन डीलिंग करता है? बैंक्स, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, कम्युनिकेशन कंपनीज, ये लोग सब बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? सर्विसेज में डील कर रहे हैं। और गुड्स में जो नॉर्मल जो शॉप में सामान बिक रहा है वो गुड्स में डील कर रहे हैं। तीसरा आता है कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। अब देखो कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स को ध्यान से समझो। हम अपना ये मोबाइल फ़ोन बेच दिए तुमको, हम बोले यार फ़ोन खरीद लो, 10,000 में खरीद के लाए और तुमको 12,000 में बेच दिए, 2,000 का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं? मेरा क्या काम, हम क्या रोज़ फ़ोन बेचते हैं? रोज़ फ़ोन बेचते हैं हम? नहीं। तो बिजनेस कहलाने के लिए एक सिंगल या आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन, याद रखना है, अ सिंगल और आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। बिजनेस अकर्स व्हेन देयर इज रेगुलरिटी इन डीलिंग्स और व्हेन देयर इज कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। जब हम कंटिन्यूअस बेसिस में गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं तब वो बिजनेस कहलाएगा। वंस इन अ ब्लू मून बेच दिए कुछ तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। 5 साल 4 साल में कभी कभार बाइक बेच दे रहे या फ़ोन बेच दे रहे तो वो बिजनेस होगा नहीं। हाँ, अगर मेरा यही काम है, डेली हम फ़ोन बेच रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा मेरा? तो बिजनेस कहलाने के लिए कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स रहना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट? रेगुलरिटी इन डीलिंग्स रहना चाहिए। फोर्थ आता है सेल, ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज। बिजनेस में क्या होगा? या तो सेल होगा, ट्रांसफ़र होगा या एक्सचेंज होगा। बिजनेस इन्वॉल्व सेल, ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। अब मेरा हॉबी है पढ़ाना, मोहल्ला का बच्चा लोग को बुलाकर घर में पढ़ा रही है, तो क्या ये बिजनेस हुआ? क्यों? नो कंसिडरेशन, पैसा थोड़ी ले रहे उन लोग से, फीस थोड़ी ले रहे, बट अगर पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं तो बिजनेस हुआ। क्लियर हो गया पॉइंट? फिफ्थ होता है प्रॉफिट मोटिव। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट मोटिव? हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं किस नीयत से? तुम लोग में से बहुत कोई का फादर हो गए बिजनेसमैन, तो वो क्यों कर रहे हैं बिजनेस? जॉब भी कर सकते थे, कहीं पे जाके जॉब कर लिया, पैसा महीना महीना मिलता है, बट वो बिजनेस कर रहे हैं ड्यू टू प्रॉफिट। तो बिजनेस करने का जो मोटिव रहता है वो रहता है प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये हम फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, दैट बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट रिस्क। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बोल सकता है 0% रिस्क। अरे 0.00001% ही रिस्क क्यों ना रहे, लेकिन रिस्क तो बिजनेस में रहेगा ही। रिस्क इज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस। रिस्क कभी भी बिजनेस से अलग नहीं हो सकता, कम किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? यू कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क बट यू कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क। तुम बिजनेस का रिस्क को कम कर सकते हो, इंश्योरेंस करवा लिए, है ना, बहुत कुछ तुम रिस्क को कम करने के लिए कर सकते हो, लेकिन रिस्क को ख़त्म तुम, बिजनेस है तो रिस्क हो गई और रिस्क है तो प्रॉफिट है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। समझ में आ रहा है बात?
क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो किया जा रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये सब पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। 7 पॉइंट हम पढ़ाए तुम लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये सातों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब, पॉज कर देना। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेसेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या नेसेसिटी है, बिजनेस का क्या ज़रूरत है, क्यों बिजनेस ज़रूरी है, ये क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस का। नेसेसिटी बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो, सिग्निफिकेंस बोलो, क्यों बिजनेस ज़रूरी है। पहला, टू रिमूव पॉवर्टी, भूखमरी ख़त्म करने के लिए। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, भूखमरी। भूखमरी ख़त्म करने के लिए बिजनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिजनेस जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज को सही से यूज़ करने में हेल्प करता है, और उसको यूज़ करके लोग अपना भूखमरी को, पॉवर्टी को ख़त्म कर सकता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल थोड़ी है सबको जॉब देना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस का, वो है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। देखो बिजनेस, बड़ा बड़ा बिजनेस, टाटा, लाखों लोग एम्प्लॉय है उसमें। अब अगर टाटा भी सोचता हम कहीं जॉब करेंगे तो ये लाखों लोगों को नौकरी कौन देता है। तुम एक छोटा सा किराना का दुकान भी ले लो, एक छोटा सा होटल भी ले लो, वो होटल में भी 10 आदमी को नौकरी मिला हुआ है ना। एक छोटा सा मोहल्ला का होटल में भी 10 आदमी रहता है, एक उसका कैशियर है, 3 आदमी खाना बना रहा है, 2 तो बर्तन धो रहा है, 3 तो साफ सफाई कर रहा है ना। तो बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रोजगार जनरेट करता है, पैदा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से बिजनेस। तीसरा है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। बिजनेस क्या करता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करता है। अब कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करता है, बाय प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जितना ज़्यादा बिजनेस उतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तोपसे में जितना ज़्यादा कोचिंग सेंटर होगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट लोग का फ़ायदा है। अगर मान लो कोई नहीं, हम अकेला पढ़ा रहे, तो हम कभी पढ़ाए कभी नहीं पढ़ाए, मेरा पढ़ाई तुम लोग को अच्छा लगे नहीं लगे, तुम लोग के पास और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर 20 आदमी मिलकर पढ़ा रहा है तो कम्पीट करेगा एक दूसरे से, बेटर पढ़ाने का कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा। उसी तरह बिजनेस क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करता है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो इंडिया के पास हर सामान तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जापान से इंपोर्ट करते हैं, ऑयल्स हम लोग गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, रशिया से इंपोर्ट करते हैं, यूएस से इंपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट। तो हम लोग उन लोग को पैसा कैसे देंगे, समझ लो बात को। इंडिया सब सामान खरीद रहा है तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसा कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम अपने घर में तो अनाज नहीं उगा रहे, अगर मेरा एग्जाम्पल ले ले, हम अपने घर में तो अनाज नहीं उगा रहे तो हमको सब सामान खरीदना पड़ेगा बाहर से खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो उसी तरह इंडिया को बाहर कंट्री से सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा चाहने के लिए कंट्री को कमाना भी तो पड़ेगा बाहर से। तो कंट्री कैसे कमाता है, एक बिजनेस के थ्रू। बिजनेस करते हैं, हम लोग सामान भेजते हैं गल्फ में, शेख लोग पैसा दिया, वही पैसा से हम लोग उन लोग से ऑयल खरीद लेते हैं। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। इंडिया, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, ये सबसे ऑयल खरीद रहे, तो ये लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा ना भाई, फ्री में तो नहीं देगा। तो इन लोग को, ये लोग हम लोग से कमा के निकल जा रहे हैं, तो हम लोग को भी तो कमाना होगा ना, तभी ना हम लोग उन लोग को दे पाएंगे। समझ में आ रहा है बात, हम लोग को भी तो कमाना होगा। तो हम लोग कैसे कमाएंगे, जॉब करके, सिर्फ बिजनेस सेटअप किए, गल्फ में सामान बेच रही है, गल्फ में सब्जी उतना नहीं उगता है, अपने कंट्री में भरपूर सब्जी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, बेच दिए उन लोग को, पैसा आया, उससे ऑयल खरीद लिए। समझ में आया बात। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, देखो बिजनेस क्या करता है ना, अलग अलग पीपल, अलग अलग रीजन का, अपने मोहल्ले में देख लो, मुस्लिम मोहल्ला है, मूली दुकान ज़्यादातर हिंदू मिलजुल कर रह रहे,
अलग अलग रिलीजन का, अलग अलग कास्ट का लोग मिल के रह रहे हैं। तो बिजनेस क्या करता है ना, सोशल वेलफेयर प्रमोट करता है, भाईचारा प्रमोट करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 वर्कर, 10 अलग अलग डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एरिया का, सबके बीच में क्या हो रहा, घुल मिल रहा है लोग। समझ में आया बात? तो ये हो गया इंपॉर्टेंस बिजनेस का। अच्छा, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी को काट देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बिजनेस किया जाता है, क्या रीज़न है बिजनेस करने का, वो हम लोग पढ़ेंगे। बिजनेस का 4 ऑब्जेक्टिव है। 4 कितना ऑब्जेक्टिव है? 4। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव है जिशान? क्या क्या? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, हाँ, ह्यूमन, हाँ, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखो, जब हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं तो इकोनॉमिक मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, कमाने से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव है। जब हम सोशल ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं तो सोसाइटी से रिलेटेड बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है। जब हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं तो ह्यूमन मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं, मेरा वर्कर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, वर्कर से रिलेटेड, स्टाफ से रिलेटेड। और नेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नेशन से रिलेटेड मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को बोला गया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्यों? तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक, है ना। सोशल, नेशनल, ह्यूमन, ये सब बात का बात है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे मेन चीज़ क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। बहुत अच्छा। तो सबसे मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, इसके बाद ही सब कुछ होगा। तुम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो, सोसाइटी में तुम्हारा बहुत नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट आता है अर्निंग प्रॉफिट। क्यों? प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्रॉफिट इज एसोसिएटेड विद द प्रेस्टीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तुम लॉस कमा रहे हो, तुम्हारा बिजनेस का क्या इज्जत रहेगा? एक लड़का जो फेल हो रहा है उसका क्लास में क्या इज्जत रहेगा? तो उसी तरह एक बिजनेस जो एकदम ही लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा है, तो उसका क्या इज्जत रहेगा? समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग कस्टमर। दूसरा क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है? कस्टमर बनाना, कस्टमर क्रिएट करना है। क्यों? अरे भाई, किसको सामान बेचेंगे? कस्टमर ही को तो बेचेंगे। कस्टमर रहेगा तब तो बेचेंगे, कस्टमर रहेगा तब तो प्रॉफिट करेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या? क्रिएटिंग कस्टमर। तीसरा ऑब्जेक्टिव इनोवेशन। कस्टमर कैसे करके आएगा? इनोवेशन के थ्रू। अब तुम लोग में हो सकता है बहुत कोई, मेरा अभी जितना स्टूडेंट है वो लोग इसलिए मेरे पास पढ़ता होगा कि सर क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑनलाइन हम लोग को मिल रहे है ना। तो इनोवेशन, कस्टमर कैसे करके आएगा? क्रिएट होगा थ्रू इनोवेशन। अर्निंग प्रॉफिट, हाउ विल यू अर्न प्रॉफिट? बाय क्रिएटिंग मोर एंड मोर कस्टमर। हाउ विल यू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर? बाय डूइंग इनोवेशन। ठीक है, इनोवेट करना होगा तुमको, नया नया कुछ चीज़ निकालना होगा। माइक्रोसॉफ्ट नाम सुने होंगे, विंडोज़ बनाता है। स्टार्टिंग में विंडोज़ उन लोग बेचना स्टार्ट किया, कोई खरीदता था कोई नहीं खरीदता था, फ्री में देना चालू कर दिया। बिल गेट्स विंडो फ्री में देना चालू कर दिया सबको। अभी भी विंडोज़ तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर रहे हो तुम। पैसा कहाँ से कमा रहे हो? जो भी तुम कंप्यूटर या लैपटॉप HP का लो, लिनोवो का लो, जिसका लेना है तुमको लो। विंडोज़ कहाँ किसका रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट का। क्या किया वो? इनोवेशन। तुम उबेर में जाओ, रैपिडो में जाओ, और क्या है, ओला में जाओ, जिसमें जाना है जाओ। GPS किसका रहेगा? गूगल। तो ये हुआ इनोवेशन। समझ में आ गया? इनोवेशन क्या करता है? कस्टमर क्रिएट करने में हेल्प करता है, और कस्टमर क्या करता है? प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है। समझ में आया बात? ये सब हो गया मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई सोसाइटी से रिलेटेड मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए? अब बिजनेस देखो सोसाइटी का एक पार्ट है ना, बिजनेस तो एक सोसाइटी का पार्ट है। तो सोसाइटी से लड़ झगड़ के तुम रह सकते हो सही से? सोसाइटी के साथ तुमको इज्जत और आबरू से रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अदरवाइज
बिजनेस नहीं चल पाएगा। जैसे कि हम ही यहाँ पढ़ा रहे, अब हम यहाँ पे पढ़ा रहे, तुमको तो बिजनेस बिल्डिंग के लोगों से अच्छा व्यवहार मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, अदरवाइज सब ऑब्जेक्ट करेगा, भाई आपका स्टूडेंट आ रहा है, डेली 50-100 बच्चा चढ़ रहा है, डेली जो है चिल्ला चिल्ली हो रहा है, ये हो रहा है, तो हमको क्या होगा, हमको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम दी पार्ट ऑफ दी सोसाइटी, ठीक है, आई एम दी पार्ट ऑफ दिस बिल्डिंग। तो उसी तरह बिजनेस का भी कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स रहता है। क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का? पहला, सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। तुम्हारा मन पसंदीदा गुड्स रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल करवाए। तुम्हारा मन पसंदीदा गुड्स, क्वालिटी गुड्स, अच्छा गुड्स और रीजनेबल प्राइस में अवेल करवाई। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? सप्लाइंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। गुड्स का क्वालिटी भी अच्छा हो और प्राइस भी रीजनेबल हो, मतलब बहुत महंगा नहीं, हम अच्छा सामान दे रहे हैं लेकिन एकदम महंगा कर दिया तो भी सोसाइटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सस्ता दे रहे, बेकार दे रहे, कोई भी नहीं, तभी कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। हम गुड्स रीजनेबल प्राइस में दे और अच्छा क्वालिटी का दे, पहला ये एक्सपेक्ट करता है सोसाइटी हमसे। दूसरा, फेयर रेन्यूमरेशन टू एम्प्लॉयज़। मेरा जो वर्कर्स है उन लोगों को जानवर की तरह ना खटाए, उन लोगों से ठीक ठाक काम करवाएं और उन लोग को फेयर रेन्यूमरेशन दे। फेयर रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है कि हम उन लोगों को फेयर अमाउंट ऑफ मनी एंड सैलरी दे। अब मान लो तुम लोग मेरे पास पढ़ने आ रहे हो और हमको बोल रहे हो कोई फ़ोन करके, भाई हम आपको 100 रुपया फ़ीस देंगे, तो हम पढ़ाएंगे। ये फेयर रेन्यूमरेशन तो नहीं हुआ। तो रेन्यूमरेशन ऐसा रहना चाहिए कि वर्कर या जो काम कर रहा है उसको ठीक लगे कि हाँ भाई ठीक है चलो। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेस की तरफ सोसाइटी देखता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, रोज़गार दीजिए हम लोगों को, समझ में आ रहा, जॉब्स क्रिएट करिए। फोर्थ है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। क्या मतलब है इसका फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर का? मेरा जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगाया है, उसको हम फेयर रिटर्न दे, ठीक ठाक रिटर्न दे। समझ में आ रहा है बात? तो ये 4 क्या हो गया मेरा? ये 4 हो गया मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब लेबर से रिलेटेड क्या आपका पॉलिसी रहना चाहिए वर्कर से। पहला तो है लेबर वेलफेयर। आप लेबर वेलफेयर का बात करिए। लेबर वेलफेयर मतलब उन लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी दीजिए, उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दीजिए। देखते हो ना बहुत सारा ऑफिस में ये सब फैसिलिटीज़ देता है, लेबर वेलफेयर इसको बोला जाता है। क्यों है ना? बहुत सारा, अगर किसी के फादर जॉब कर रहे, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय भी है, तो उन लोग को भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब मिलता है, मेडिकल, इसको बोलते हैं लेबर वेलफेयर। क्यों? इससे आपका वर्कर सिक्योर फील करेगा। दूसरा, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। सिर्फ उससे काम मत करवाइए, उसको डेवलप भी करवाइए, उसको डेवलप भी कीजिए, उसका स्किल्स को डेवलप करवाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको ट्रेनिंग में भेजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो डेवलप होगा तब ना वो ऑर्गेनाइजेशन में और बेटर करेगा काम। तीसरा, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में वर्कर्स लोग पार्टिसिपेट कर पाए। ये नहीं बीच में ऊपर में एक तो बॉस बैठा हुआ है, अब बॉस इज ऑलवेज राइट वाला काम हो रहा है, जो बॉस बोल रहा है वो हो रहा है, नहीं। तब वर्कर लोग से पूछना चाहिए, उन लोग को मैनेजमेंट का पार्ट बनाओ, तब उन लोग को क्या लगेगा, उन लोग को एट होम फील होगा कि नहीं यार हम लोग के बारे में सोचा जा रहा है। लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। लेबर और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के साथ एकदम चिपक कर दोस्ती रखे, दोनों के बीच में मन मुटाव ना रहे। ये क्या है? ये है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव, लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन। लेबर और मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ आपस में कोऑपरेट करें। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है नेशन से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, कंट्री से रिलेटेड। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ड को याद रखना है, अब ये 12th तक काम आएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है, ऑप्टिमम मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, एवरेज। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करना, मतलब अपने रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करो।
ना ज़्यादा यूज़ करो, ओवर एक्सप्लॉइट भी मत कर लो, ना कम यूज़ करो, अंडर यूसेज भी मत करो। बिजनेस तुम्हारा कब सबसे बेस्ट चलेगा? जब तुम चीज़ों को बेस्ट वे में यूज़ कर रहे हो। ओवर एक्सप्लॉइट भी कर लोगे तो वो चलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? हम एक मशीन को 24 घंटा चला रहे हैं तो क्या बहुत हेवी प्रॉफिट हो जाएगा? वो 1 महीने बाद ख़राब हो जाएगा वो। तो उसका जो बेस्ट कैपेसिटी है उसमें यूज़ करो उसको। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंट्री में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको ऑप्टिममली बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करें। दूसरा है नेशनल सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का है नेशनल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, वो है नेशनल सेल्फ रिलायंस। मोदी जी बोलते हैं ना, आत्मनिर्भर बनाओ भारत को, आत्मनिर्भर भारत। वो क्या मतलब है इसका? ये पॉइंट का मतलब वही है। नेशनल सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर बनाना, कंट्री को आत्मनिर्भर बनाओ। बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि मेरे कंट्री को कोई दूसरे कंट्री के सामने हाथ फैलाना ना पड़े कोई चीज़ के लिए। हम अपने कंट्री में ही हर चीज़ को पैदा करें, प्रोड्यूस करें और आत्मनिर्भर बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, कोई दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अदरवाइज इससे दूसरा कंट्री हम लोग को एक्सप्लॉइट कर सकता है और ये हो रहा है। आज देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। चाइना जितना भी हम लोग के साथ बदमाशी करता है, बट हम लोग चाइना के साथ ट्रेड बंद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपने कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन उतना अच्छा है नहीं, हम लोग को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और उससे उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बड़ा बड़ा बिजनेसेस को चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वो डेवलप करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का क्या मतलब है? छोटा, जैसे कि जियो अभी कर रहा है, क्या कर रहा है? सब छोटा बिजनेसेस को साइड करके खा ले रहा है पूरा। ये नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। बड़ा बिजनेस को चाहिए कि छोटा छोटा बिजनेसेस को वो डेवलप करे, उठाए। ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। बिजनेस को चाहिए कि जो बैकवर्ड एरिया है, जो पिछड़ा जगह है, उसको डेवलप करे। देखो जमशेदपुर शहर को कौन बसाया? जमशेद टाटा। जमशेद टाटा का नाम सुने ना? जमशेद टाटा जो थे वो जमशेदपुर सिटी, बोलो पूरा सिटी को बसा दिया। बैकवर्ड था, कोई पूछता नहीं था उसको, वो पूरा एक सिटी बना दिए। उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया को डेवलप करें, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो। पोल्यूशन को कंट्रोल में रखे, अपना फायदे के लिए एकदम, ये नहीं कि पूरा रिवर को पोल्यूट कर दे रहे, एयर को पोल्यूट कर दे रहे, नहीं, पोल्यूशन को कंट्रोल में रखा जाए। ये सब नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है? ये चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या क्या रोल है? चलो उसको पढ़ते हैं। पहला है इंसेंटिव। भाई हम बिजनेस किए, क्यों किए? ताकि हमको कुछ बेनिफिट मिले, है ना? तो बिजनेस में प्रॉफिट क्या करता है? एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहे, प्रॉफिट होगा, तो इंसेंटिव, प्रॉफिट एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है लोगों को, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। हम अगर कहीं पे जॉब करेंगे, 8 घंटा का काम है तो हम 8 घंटा से 1 मिनट ज़्यादा काम नहीं करेंगे। क्यों? मेरा क्या फ़ायदा 1 मिनट ज़्यादा काम करके? लेकिन मेरा बिजनेस है तो हम 1 घंटा भी ज़्यादा काम कर लेंगे, है ना? हम 2 घंटा भी दुकान ज़्यादा खोल के रखेंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। तो प्रॉफिट क्या करता है? एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, इंसेंटिव की तरह काम करता है। दूसरा रहता है सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट अर्न कर ही रही है तो क्या वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग रन में? नॉट पॉसिबल। तुम 1 साल लॉस में चला सकते हो, तुम 2 साल लॉस में चला सकते हो, तुम 3 साल लॉस में चला सकते हो, लेकिन बट एट द एंड तुमको बंद करना ही पड़ेगा। चौथा है ग्रोथ। एक बार तुम सर्वाइव कर गए, अब तुम क्या सोचोगे? अब हमको ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए भी क्या चाहिए तुमको? प्रॉफिट। अगर तुम्हारा प्रॉफिट ही नहीं है तो तुम ग्रो कैसे करोगे? तुम बोलोगे यार एक तो मुश्किल से एक तो दुकान चल रहा है, क्या दूसरा दुकान खोलेंगे? बट जब तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा तब तुम ग्रोथ के बारे में भी सोचोगे। नेक्स्ट है मेजर ऑफ एफिशिएंसी। मेरा भी कपड़ा का दुकान, तुम्हारा भी कपड़ा का दुकान, किसका कपड़ा का दुकान ज़्यादा अच्छा चल रहा है कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट। हायर द प्रॉफिट बेटर इज द बिजनेस। तो प्रॉफिट जो है, जैसे कि स्टूडेंट को जज करना है, तुम अच्छा हो या वो अच्छा, कौन स्टूडेंट अच्छा है कैसे जज होगा? मार्क्स।
जिसका जितना मार्क्स उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को, बिजनेस को भी एक दूसरे से कंपेयर करना है, कौन कितना अच्छा है, कैसे कंपेयर होगा, प्रॉफिट, हायर द प्रॉफिट बेटर इज द बिजनेस। एंड लास्ट आता है प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। प्रॉफिट क्या करता है ना, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन को इज्जत देता है। जैसे तुम मार्क्स एकदम अच्छा लेकर आ गए तो तुमको एक इज्जत मिल जाता है घर में, जो बेटा को कुछ बोल मत, मार्क्स अच्छा ले गया है। स्कूल में थोड़ा बहुत बदमाशी भी कर रहे हो, टीचर लोग दांत छाप के बर्दाश्त कर ले रहे हैं, छोड़ो हटाओ यार पढ़ने में अच्छा है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, हम क्लास में बहुत बदमाशी कर रहे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, तुमको ज़्यादा कोई कुछ बोलता नहीं था। क्यों? तुम्हारा एक प्रेस्टीज बन जाता है, तुमको रिकग्नाइज करता है, ये पढ़ने में अच्छा है लड़का, है ना। तो उसी तरह जब तुम प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हो तो तुम्हारा बिजनेस को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, पहचान बढ़ जाता है, उसका रिकग्नाइज करने लगता है लोग उसको। समझ में आ रहा है? तो ये सब है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट या रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं बाबा प्रॉफिट अच्छा नहीं है। क्या बोलते हैं कुछ लोग? प्रॉफिट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? प्रॉफिट के अगेंस्ट वो लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्या रीज़न है उन लोग को प्रॉफिट के अगेंस्ट बोलने का? पहला, प्रॉफिट ओवर स्टेसेस द एंड रिजल्ट एंड ओवरलुक्स द मीन्स एम्प्लॉयड। देखो प्रॉफिट क्या करता है ना, एंड रिजल्ट को ओवरलुक कर देता है और मीन्स एम्प्लॉय को ओवरलुक कर देता है। क्या मतलब है इसका? हम बोले प्रॉफिट तो प्रॉफिट, अगर मान लो तुमको बहुत भयानक डरा दिए, सुन लो बेटा इस बार पास नहीं हुआ तो बहुत मारेंगे पकड़ के। अब पास होना होगा तुमको जैसे भी हो, तुम क्या किए? मिनी ज़ेरॉक्स करवा लिए, मिनी ज़ेरॉक्स करवा के लेके चले गए, सर पास करने बोले, लेना पास तो होगी। तो जब प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है तो बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या करता है? गलत रास्ता में चले जाता है, चीटिंग करने लगता है, ठगने लगता है लोगों को। वो लोग सोचते हैं बस प्रॉफिट कमाना है कैसे भी हो। समझ में आ रहा है बात? दूसरा बोला गया है प्रॉफिट जो है ओनर्स का तो रिवॉर्ड ठीक है, लेकिन बाकी सब स्टेक होल्डर्स लोग को साइड में रख दिया जाता है। तुम सोच रहे प्रॉफिट का मतलब क्या? ओनर को खुश करना है, ओनर को खुश करना है। तुम क्या किए? सस्ता मटेरियल में सामान बना दिए। तुम क्या किए? सस्ता मटेरियल में सामान बना दिए। प्रॉफिट तो ओनर को ज़्यादा मिल गया, लेकिन कस्टमर लोग का बैंड बच गया, है ना। तीसरा, प्रॉफिट मैनेजर को वो पॉइंट तक धकेल देता है जहाँ पे बिजनेस का सर्वाइवल में खतरा हो जाता है। मतलब प्रॉफिट अर्न करना है बाय हुक और क्रुक। अब वो क्या करेगा बेचारा मैनेजर? ठीक है प्रॉफिट अर्न करना है, करके दे रहे, बेवकूफ़ बना के सामान बेच दिया, 1 महीना बेवकूफ़ बना दिया, 2 महीना बेवकूफ़ बना दिया, ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बनाएगा क्या? एट द एंड क्या होगा? बिजनेस बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब क्या था? ये सब ऑब्जेक्टिव्स था अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? कम से कम 3-4 आपको याद रखना होगा। क्लियर पॉइंट? तो चैप्टर होगी हम लोगों का कंप्लीट। ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े? ये चैप्टर में हम लोग पढ़े व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर हो गया पॉइंट? ये सबका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। नोट्स कंपाइल कर रहे हैं हम, एक बार में आप लोगों को नोट्स दे देंगे। ठीक है, वीडियो ऑफ कर देना तो और फ़ोन दे देना।